दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के चौपाल के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि, बागवानी एवं पशुपालन संबंधी जानकारियाँ। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम का विषय है सामयिक कृषि कार्य। दोस्तों, जायद की फसलों की तैयारी हो चुकी है। जायद की फसलों में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाने हैं, इसी विषय पर हम आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे पशुपालन के संबंध में भी। आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कीट विज्ञान से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ में डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा जी हैं, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय गंजबा सदस्य हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पीके शर्मा जी का। डॉक्टर पीके शर्मा जी वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, साथ ही हैं हमारे कुछ कृषक एवं पशुपालक बंधु भी, जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आइए आज के हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं गर्ग साहब से। तो गर्ग साहब, इस समय कृषि में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाने हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे किसान भाइयों को इस समय पर कृषि में, एक तो किसानों की रबी की फसल पूर्णतः कट चुकी है। बहुत सारे किसान भाइयों ने इस बार मूंग की फसल लगाई हुई है। विशेष करके कुछ किसान भाइयों ने, जैसे आपका कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, तोरई है, गिलकी है, आपका खरबूज है, तरबूज है, ये भी लगाए हुए हैं। तो विशेष करके मूंग की जो फसल किसान भाइयों ने लगाई हुई है, इस समय पर हमारे किसान भाइयों को उसमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो उसको समय समय पर सिंचाई करना है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, जायद की फसल है, इसमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि गर्मी में तापक्रम अधिक होने के कारण फसल को पानी की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए समय समय पर सिंचाई करें। क्योंकि गर्मियों में पानी भी हमारे किसान भाइयों के पास कम उपलब्ध होता है, तो हम उन्हें ये सलाह देते हैं कि वो स्प्रिंकलर बौछार विधि से सिंचाई करें। और सिंचाई का समय यदि शाम के समय सिंचाई करते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। दूसरा, किसान भाइयों ने थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब्जियां, मतलब जैसे लौकी लगाई है, तोरई लगाई है, गिलकी लगाई है, इनमें भी उनको, इनमें सबसे अच्छा तो ये है कि इसमें हम जो टपक विधि है, ड्रिप सिस्टम जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में, उससे सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करने से क्या होता है, पानी की बहुत ही कम मांग रहती है, वाटर का रिक्वायरमेंट सबसे कम रहता है। कब? टपक सिंचाई करने से। और टपक सिंचाई से पौधे को समूल वाटर मिल जाता है, पानी मिल जाता है। इसके साथ साथ क्या है, जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगाई गई हैं किसान भाइयों ने, उसमें कीड़े की भी समस्या आती है। तो कीड़े की समस्या के लिए ये है कि हमारे किसान भाइयों को, हम हमेशा किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि हमें हमारी फसल की सतत निरीक्षण, सतत निगरानी करते रहना चाहिए। हम जब खेत पे निगरानी करने जाते हैं तो हमको ये पता लगता है कि हमारे यहाँ बीमारी और कीड़ों का प्रकोप अब होने वाला है। तो ये हम ये सब चीज़ देखते रहते हैं। तो जो एक स्तर होता है, जिस स्तर पर, जिसको हम आर्थिक क्षति स्तर कहते हैं, उससे पहले का जो स्तर है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, जो उस इस स्तर पर हमें दवाई डालना की आवश्यकता रहती है। तो उस वक्त हम दवाई डाल देते हैं तो हमको आर्थिक हानि नहीं उठाना पड़ती और हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जिसे कद्दू वर्गीय सब्जियों में मुख्यतः दो कीड़ों की बहुत बड़ी समस्या आती है। एक तो लाल कीड़ा आता है और एक फल मक्खी आती है। तो आपने देखा होगा कि लाल कीड़े से क्या होता है कि लाल कीड़े की दोनों अवस्था हानिकारक है, उसका शिशु भी और उसका वयस्क भी। शिशु क्या करता है, मतलब उसका बच्चा जड़ों को काट देता है। प्रारंभ अवस्था में जब हम कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाते हैं तो जड़ें काट देने से पौधा हमको ऊपर सूखा हुआ दिखाई देता है। दूसरा क्या होता है, इसका जो वयस्क है, जो लाल कलर का होता है, वो पत्तियों में छेद बना देता है। तो हमारे लिए सबसे पहले कि हमको क्या है, खेती का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको कम लागत में अधिक उत्पादन लेना, ये हमारा मूल मंत्र है। तो सबसे अच्छा है कि किसान भाइयों को हमारे स्तर पर, जो किसानों के स्तर पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो हम बना सकते हैं देसी घर पे, उन्हीं का इस पर करना चाहिए। विशेषकर सब्जियों में तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रासायनिक दवाइयों के बहुत सारे दुष्परिणाम आते हैं। तो हमारे पास निवोली का सत बना सकते हैं, नीम की पत्तियों का घोल बना सकते हैं। इसको यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो इससे क्या होता है, पत्तियों पर बदबू आने लगती है। तो जो कीड़ा पत्तियों में छेद बना रहा है,
वो वहाँ से उड़ के चला जाएगा, आपकी फसल को नहीं खाएगा। यदि आपको लग रहा है एक आध पौधा आपने मिट्टी को हटा के देखा कि जड़ें कटी हैं, शिशु नीचे उपस्थित है, तो हमको उस घोल को, नोजल को ढीला करके जड़ों के पास डाल देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो मुख्य समस्या दो हैं ये खत्म हो जाती है। दूसरा क्या होता है, फल मक्खी आ जाती है। फल मक्खी जो है उसको सोना मक्खी भी कहते हैं। आपने देखा होगा सब्जियां जो बाजार में हमारी आती हैं, जैसे लौकी लेने गए, आपको बाहर से लौकी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन जब हम उसको पकड़ के देखते हैं तो वो हल्की दिखती है। इससे हम पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर इस मक्खी का प्रकोप हुआ है, ये अंदर से पूरी खराब हो बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप चाहें तो निबोली और नीम के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर सतीश जी, आपसे भी हम यही पूछना चाहेंगे कि कौन कौन से सामयिक कार्य इस समय करने की जरूरत है? सामयिक कार्य बहुत अच्छा ये प्रश्न है। जैसा कि है नरवाई प्रबंधन का जो है कार्य जो चल रहा है, फसल अवशेष एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है ऊर्जा का। तो ऊर्जा की जो बचत के लिए हम जो क्या करें कि नरवाई में आग नहीं लगाते हुए, क्योंकि अग्निकांड करने से बहुत सारा क्या है कि नुकसान होता है, तो अग्निकांड ना करके हम कुछ, हमारे पास जो कृषि मशीनरी ऐसी है, जैसे बेलर मशीन आती है, तो बेलर मशीन के द्वारा बेल्स बना सकते हैं। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में हम उनका विक्रय करके लाभ कमा सकते हैं हमारा किसान। दूसरा, उनके जो क्रॉप रेसिड्यू हैं यानी फसल अवशेष हैं, तो जो मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है, रिवर्सिबल मोल्ड बोल्ड प्लाऊ यानी पलटी मार, इससे अपन जो प्लाऊ कहते हैं, उसके द्वारा अपन उसको खेत में ही उसको जो है पलटी मार के खेत में ही दबा देंगे, तो जो कालांतर में अगले सीजन में आके और डिग्रेड होके और वो जो है ऑर्गेनिक कार्बन को इम्प्रूव करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वस्थ मृदा में 0.5% से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक कार्बन का बहुत अच्छा स्रोत है। और हमारे किसान जो है बहुत प्रकार के जो है खाद वगैरह जो डालते हैं, तो उनको क्या नुकसान भी होता है और पैसा भी लगता है उनका। तो उन्हें ये चाहिए कि रोटावेटर के द्वारा और मल्चर के द्वारा इस प्रकार से फसल अवशेषों का प्रबंधन करके खेत में सुनियोजित करके और जो है ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल उसका प्रबंधन वहीं खेत में ही कर देना चाहिए। हमारे साथ में इस समय डॉक्टर पीके शर्मा जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर पीके शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी साथ में ही जोड़ा जाता है, और जैसे कृषि कार्य बहुत ज़रूरी है, पशुपालन भी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, गर्मियों का मौसम जो चल रहा है, ख़ासतौर पर यदि हम लू की ही बात करें, तो इस मौसम में हमारे पशुपालक भाई किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखें? जी देखिए, इस समय जो तापमान है दिन का वो बहुत बढ़ा हुआ चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या है कि यदि 102 डिग्री, जिसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड हम बोलेंगे, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में, इससे तापमान यदि ऊपर जाता है तो निश्चित रूप से तपा की स्थिति, निर्मित होने की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम पशुपालक भाइयों को एक सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने पशुओं को जो है पानी जो है पर्याप्त मात्रा में पिलाते रहें, और जब भी बाहर बांधते हैं या बाहर जानवरों को छोड़ते हैं ओपन पैडॉक में, तो पानी पिलाकर ही उनको बाहर छोड़ें। और खाने का भी जो है निश्चित रूप से इस समय क्या होता है, स्कैरसिटी, हरे चारे का अभाव माना जाता है। फिर ऐसी स्थिति में क्या है कि वो हे रूप में, यदि उनने घास को पहले जब काट के उसको हे अवस्था, उस स्थिति को बोला जाता है कि जैसे हरी घास को आपने जो है 5 से 10% उसमें जो हरित जो रहता है उसमें नमी की मात्रा रहती है, उसको संचय करके हम पूला पद्धति बनाकर उसको जो है कम, मतलब उसको छायादार स्थान पे कायदे में सुखाना चाहिए, जिससे उसकी जो है वो नमी बनी रहे। ऐसे घास को पशुओं के लिए खिलाना चाहिए, या साइलेज भी बनाकर उनको खिलाया जा सकता है। स्कैरसिटी में जो है हरित अवस्था में उसकी जो कुट्टी यंत्र से उसको चैपिंग करके, ये उसकी विधि कहलाएगी। किंतु हमारे पशुपालक भाई अब बहुत ही एडवांस हो गए हैं, हर स्थितियों से लड़ भिड़ के और अच्छी विधियां जो अपनाने लगे हैं, तो वो साइलेज का इस्तेमाल स्कैरसिटी में हम कर लेते हैं। तो हरा चारा यदि हम खिलाएंगे तो शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि शरीर में जो है पानी की कमी ना हो, इसके लिए
उसको समय समय पे दिन में कम से कम 3 से 4 बार उसको पानी पिलाएं। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने विशेष ध्यान देने योग्य बात ये कही है पशुपालक भाइयों कि गर्मी के मौसम में पानी की कमी ना होने दें, पानी भरपूर मात्रा में पिलाते रहें ताकि पशुओं को लू ना लगे। दर्शकों, हमारे बीच में कृषक भाई, पशुपालक भाई भी मौजूद हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं दिनेश पाराशर, ग्राम बीलखड़ा का कृषक हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा, मूंग की कौन कौन सी किस्म है जो इसका, और डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका प्रबंधन के लिए, जो बीज उपचार के लिए उसका क्या क्या मतलब किया जाए, उसका थोड़ा सा बताएं। किस किस किस्म की मूंग लगाई जाए जिससे किसान को जल्दी मतलब जो है लाभ मिले। मूंग की फसल हम खरीफ और जायद दोनों में लेते हैं। तो अभी जायद का समय है, जायद में मूंग हम लेना चाहते हैं तो जैसे PDM 139 है, सिखा है, जवाहर मूंग 3 है, ये अच्छी किस्में हैं। लेकिन हम जब भी बीज खरीदें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीज हमारा विश्वसनीय होना चाहिए। और बीज जो हम बोने जा रहे हैं, उस मूंग बहुत जल्दी अंकुरित होती है, आपको मालूम है। तो अंकुरण टेस्ट परीक्षण जरूर कर लें, जिससे हमारी जो हम बोने जा रहे हैं वो पूर्णतः अंकुरित होगी या नहीं होगी। इसके बाद हम बीजोपचार बस करें। बीजोपचार करने से क्या होता है, मूंग में सबसे बड़ी समस्या आती है पीला मोज़ेक, जिसको बोलते हैं हम पीला मोज़ेक। एकदम देखा होगा मूंग हमारी पीली पड़ जाती है। तो उस वायरस को हमें रोकने के लिए कीट को रोकना पड़ता है। तो सबसे पहले हम फफूंदनाशक से, तो फफूंदनाशक में सबसे अच्छा तो हमारा ट्राइकोडर्मा है, जैविक ट्राइकोडर्मा। यदि आपको मिल जाए तो 5 ग्राम 1 किलो बीज। ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आपको जो बाजार में फफूंदनाशक उपलब्ध हैं बीजोपचार के लिए, उनकी 2 से 3 ग्राम मात्रा, जैसे कार्बनडेजिम है और थायरम आता है, कार्बोक्सिन आता है, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, कीटनाशक। कीटनाशक में हमको थायोमीथोक्सम जो आता है, उसकी हमको 4 से 5 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज में लगाना है। जी, और डॉक्टर साहब विशेष प्रयत्न इन लोगों को ये भी करने चाहिए कि आप जैविक उपचार ज़्यादा से ज़्यादा हाँ। कीटनाशक करें। डॉक्टर साहब, हमारे पास में एक और अगले कृषक पशुपालक भाई भी मौजूद हैं। आपसे हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सर जी, अखिलेश वर्मा, टीला। अखिलेश वर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और आप क्या करते हैं? सर जी, मैं कृषि से भी जुड़ा हूँ और पशुओं से भी जुड़ा हूँ। सर जी, संदिग्ध है, सर से पूछने चाहता हूँ, सर जी गर्मी के लिए क्या करना चाहना चाहता हूँ मैं, पशुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था करना चाहिए? गर्मियों के लिए क्या करना चाहते हैं आप, डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब क्या देखिए, बताएंगे? बड़ा अच्छा व्यापक प्रश्न है अपने आप जी। में। और मैं संदेश के रूप में पशुपालक भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो गौशाला में हम किस प्रकार से जो है हमारे पशुओं को, जो इस समय लू चल रही है जो है ना, ग्रीष्मकालीन जो पशु हमारे जिससे संघर्ष कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हवा का जो आवागमन को हम किस तरह से व्यवस्थित करें, मतलब ठंडा वातावरण हमारी गौशाला का हम निर्मित कर सकें। इसके लिए पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो अपनी गौशाला में जो बारदाना, जो टाटपट्टी होती हैं, उनको अपनी गौशाला के चारों तरफ उनको लगा लें। और उन पे समय समय पे जो है, जिन किसान भाइयों के पास यदि कई किसान भाइयों ने जो आधुनिक स्तर पे जिनने नवीन छोटी छोटी खोजें की हैं, उसमें कई किसान भाई ऐसा करते हैं कि अपने जो कूलर होता है उसकी छोटी जो पंप होती, मोटर होती है, उससे एक पाइप लगा के उस पर पूरी अपनी जो चार दीवारी है, जो गौशाला की जो दीवारें हैं, उन फट्टों के ऊपर से गुजरती हुई उस पाइपलाइन में छोटे छोटे छेद कर देते हैं। तो जिसको ड्रिप सिस्टम हम कहते हैं, टपक पद्धति, जो जैसा हमारे एक साइंटिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से गर्ग साहब ने बताया कि जो कद्दू किस्म की जो प्रजाति होती, उनमें जो ड्रिप सिस्टम से जो पानी डाला जाता है, उसी भांति हम हमारे टाट पट्टों को जो है उससे गीला करके हमारे गौशाला में जो पशु हैं उनको वातावरण अच्छा निर्मित कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर साहब, ये एक वैज्ञानिक पद्धति भी पशुपालन में कहलाएगी, है ना? डॉक्टर साहब, हमारे पास में अगले कृषक भाई भी मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो, और आप क्या करते हैं? मैं तूफान सिंह वर्मा, जिला सीहोर के पास ग्राम ढहोटी से हूँ। तो तूफान जी, इस समय आप खेती कर रहे हैं, कितनी खेती कर रहे हैं और क्या क्या इस समय आपने लगाया? मेरे पास 13 एकड़ भूमि है। हाँ हाँ मैंने 5 एकड़ में मूंग बो रखा है जी। 1 एकड़ में सब्जी बो रखी है, भिंडी, ककड़ी, गिलकी। अच्छा अच्छा।
तो इस समय जैसा कि आपने बताया ककड़ी और भिंडी वगैरह भी आपने लगाई हुई है, क्या स्थिति है इस समय फसलों की आपकी? सर अभी जो सब्जी हैं वो पर्याप्त मात्रा में चल रही हैं अच्छा अच्छा अच्छा। और मूंग फूल की अवस्था में है इस टाइम। तूफान जी हमारे बीच में विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, तो क्या आप इनसे कोई प्रश्न करना चाहेंगे? जी मैं सर से पूछना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बताया अभी कि कीटनाशक, तो वो कीटनाशक बनाने की जो विधि होती है उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और किसान भाइयों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि हमको निवोली से किस तरह से कीटनाशक बनाना है। गर्मियों का सीजन में हमको मौसम में निवोली जैसे ही आती है हमको उसको इकट्ठी कर लेना चाहिए जितनी हम कर सकते हैं। निवोली को सुखा के और जो हमारे जहाँ भंडार करना है वो स्वच्छ स्थान पर हम रख लेते हैं। जब फसल चाहे खरीफ में हो, चाहे रबी में हो, चाहे जायद में, जब हमें उसकी आवश्यकता है निवोली की, तो 5 किलो निवोली 1 बीघा या 25 किलो निवोली पर हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम निवोली पर हेक्टेयर, इसको हमको कूट के अच्छी तरह इसको कूट लें और कूटने के बाद इसको 24 घंटे तक पानी में भिगाना चाहिए। पानी में भिगाने के बाद उसको हमको सूती कपड़े से छानना चाहिए। छानने के बाद जो पानी हमारा है, जैसे मान लो 25 किलो निवोली है तो उसको 50 लीटर पानी में हमको भिगाना चाहिए। 24 घंटे भिगा लिया आपने, छान लिया। छानने के बाद जो उसका खोल जो कचरा निकलेगा उसको हमको कंपोस्ट का जो हमारा गड्ढा है जहाँ खाद बन रही है उसमें डाल देना चाहिए। उस पानी को हमको क्या है, पर हेक्टेयर हमको कम से कम 500 लीटर पानी उपयोग करना चाहिए स्प्रे के लिए। तो 50 लीटर का आपका घोल तैयार हो गया। 450 लीटर पानी और लीजिए आप, उस 500 लीटर पानी में उसको मिला के 1 हेक्टेयर में उसको स्प्रे कर दीजिए। 1 बीघा में कर रहे हैं तो हमको 100 लीटर पानी का स्प्रे करना ही है। स्प्रे करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे हम कि हमारा पौधा अच्छी तरह भीगना चाहिए। और चूंकि आप सब्जी खेती कर रहे हैं तो मेरा सब्जी लगाने वाले किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि कोई भी दवा डाल रहे हैं आप फसल पर तो पहले सब्जी को तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद ही दवा डालें। ऐसा नहीं कि आज हमने दवा डाल ली और कल या परसों हम सब्जी तोड़ने वाले हैं। दवा सब्जी तोड़ लीजिए। जी डॉक्टर साहब मैं बीच में पूछना चाहूँगा आपसे, जैसा आपने जो बताया कि निवोली का जो आपने रस तैयार किया है, इसको हम कितने दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं, निवोली का रस नहीं रख सकते स्टोर। निवोली को एज सच सूखी अवस्था में हम सूखी अवस्था में कभी तक रख सकते हैं, क्योंकि उसमें नमी नहीं आना चाहिए। यदि उसमें नमी आ जाएगी तो फफूंदी का प्रकोप हो जाएगा। फफूंद ले जाती है नहीं बदलते जी। तो अगर फफूंद ले जाती है तो उसके अंदर जो एजाड्रिक्टिन जो केमिकल है, एल्कलॉइड्स है, जो कीड़ों के लिए काम करता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है जी। क्या होता है निवोली में, क्या है, जो एजाड्रिक्टिन है वो इतना पावरफुल है कि वो कीड़े को कई तरह से मारता है। तो हमको निवोली का तो पहला स्प्रे आप चूंकि आज आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, और जी मैसेज बहुत किसानों के बीच जाएगा। हमको पहला स्प्रे तो खेत में निवोली के सतह करना चाहिए, क्योंकि हमको मित्र कीट को बचाना है। जो हमारे मित्र कीट हैं जो हमारी फसल में लगने वाले कीड़ों को खाते हैं, उनकी संख्या हमको खेतों में मेंटेन रखना है, स्थिर रखना है, बढ़ाना है, तो वो निवोली का सती कारगर है। जी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए कि जो निवोली का जो स्प्रे हमने जो तैयार किया है उसको सर्वप्रथम ही आप अपने खेतों में स्प्रे कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब एक कृषक भाई और हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनसे भी उनका परिचय जान लेते हैं। आपका नाम बताएं और आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम राहुल वर्मा है। मैं राहुल वर्मा जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम ढबोटी से आया हूँ, सीहोर जिला। जी। खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं आप? सर मैं दोनों ही करता हूँ, खेती भी पशुपालन भी। जी। तो इस समय क्या लगाया हुआ है आपने अपने खेत में? सर इस समय हमने मूंग लगाई है और भिंडी, ककड़ी ये लगाया और हुआ है। पशुपालन में? पशुपालन में गाय है, गाय भैंसे आप हाँ। पालते हैं। तो जैसा कि शर्मा जी ने बता ही दिया था कि लू से जो प्रकोप से बचने के लिए कुछ विधियां हैं वो आपने जान ली होंगी। इसके अलावा भी क्या आप डॉक्टर साहब से, पशुपालन विभाग से यदि आप कुछ पूछना चाहते हो या हमारे कृषि विशेषज्ञों से आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप अपने प्रश्न सर पूछ इस सकते बार क्या है, मूंग लगाने में हमने थोड़ा सा चेंज करा पैटर्न। जैसे कि 3 एकड़ में मूंग लगाया है तो उसमें बीच में पाली बनाई है कम से कम 1 फीट की। सतीश सर आप क्या बताना चाहेंगे? 1 फीट की पाली बनाई है, उसमें जैसे कि ये सब्जी लगा दी है
तो उससे क्या है कि स्प्रे भी साथ साथ हो जाता है, मूंग के साथ स्प्रे भी हो जाता है उसमें, सब्जी में भी। और जो हवाएं चलती है, जो लू चलती है, उससे भी अपने मूंग पे ज़्यादा असर नहीं होता है लू का। उसके लिए विंड ब्रेक सुना होगा आपने। विंड ब्रेक कुछ ऐसे वृक्षों की प्रजातियां हैं कि उनको अपन जो खेत के किनारे सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी के तहत, जैसे आंवला है, शहतूत है, इस प्रकार के जो वृक्षों की जो कतार लगा देते हैं। जी सर। तो आप जो मानते होंगे हमारे जो किसान भाई कि जब हवा चलती है तो मृदा क्षरण को रोकने के लिए वो कारगर उपाय है। इसके साथ साथ हमें क्या फल भी प्राप्त होते हैं, वृक्षों के लिए क्या लकड़ी भी प्राप्त होती है, बायोमास प्राप्त होता है। जी सर। और उस बायोमास का ऊर्जा के रूप में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। बायोमास से हम गोबर गैस है वो प्राप्त कर सकते हैं, बायोमास से हम जो है एल्कोहल है, बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो बायोडीजल का उपयोग हम जो है ब्लेंड करके पेट्रोलियम में, चूँकि पेट्रोलियम से हमारे जो है पंप वगैरह चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, थ्रेशर चलते हैं, और भी प्रकार के जो मशीनरी जो चलती है, तो सीधा सीधा पेट्रोलियम बहुत महंगा हो रहा है। तो उसमें जब हम 10% 20% के हिसाब से बायोडीजल को ब्लेंड करते हैं, जो कि एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस से मिलता है बायोडीजल, जैसे रतनजोत है, जेट्रोफा है, और इस तरह के करंज है, कुछ प्रकार के ऐसे जो सीड है, उन सीड को प्रोसेस करने के बाद हम जब बायोडीजल प्राप्त करते हैं तो बायोडीजल भी ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। तो निश्चित तौर पे हम ऊर्जा के साथ साथ जो है लाभ कमा सकता है हमारा किसान भाई। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वैसे भी डॉक्टर साहब ऊर्जा संकट का दौर है, तो ऐसे में ये जो चीजें हैं वो और किसान इसके भाइयों साथ के लिए साथ बहुत कीमती एक जो हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिकेट्स सुना होगा आपने, ब्रिकेट्स। इसमें जो है लकड़ी जो निकलती है, बायोमास जैसी जो नरवाई निकली, उस नरवाई को हम जो है गैसीफायर में जला के, और गैसीफायर में और अर्धजली जब वो हो जाती है, मतलब गैसिफिकेशन वो क्रिया है कि जिसमें हम जो नरवाई को जलाते हैं एक ड्रम में, तो उस ड्रम में हवा की कम मात्रा में जलाते हैं, और वो जो कोयला निकलता है उस कोयले को हम ब्लेंड करके एक ब्रिकेटिंग मशीन आती है, तो लकड़ी के कोयले बनते हैं, और वो कोयले खूब मार्केट में मतलब जो है विक्रय के लिए उपलब्ध है। जो यंत्रों की इकाइयाँ हैं वो बना रही हैं, तो लकड़ी के जो ब्रिकेट्स हैं वो भी ऊर्जा संकट के दौर में एक लाभ का स्रोत साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत लाभ का स्रोत है, और बिल्कुल ऊर्जा के संकट के इस दौर में ये सब चीज़ें कृषक भाइयों के बहुत काम आना चाहिए। शर्मा जी से बात करना चाहेंगे। शर्मा जी, बात चल रही थी लू की, और विशेषकर जैसा कि आपने बताया था कि उनके खान पीन का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है, पानी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, यदि हम नवजात शिशुओं की बात करें, खासतौर पर दुधारू पशु के जो नवजात शिशु रहते हैं, इनके प्रबंधन को लेकर आप हमें क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी देखिए, इनमें खास तौर पे गर्मियों के दिनों में जो हमारे जो नवजात हैं, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शिशु अवस्था रहती है इसमें बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में क्या है कि एक तो हम इनको भी जैसे ही 15-20 दिन के ये हो जाते हैं, इनकी जो उम्र है, तो उस अवस्था में इनको निवलिंग जो छोटे छोटे कोमल घास है या तिनके जो भी है, इनको हम इनको डाल सकते हैं, खिला सकते हैं। 15 से 20 दिन में इनका जो रूमेन है, इनको जो है कंपाउंड स्टमक में आते हैं। ये जो है इनमें आमाशय के 4 भाग होते हैं, ओमेजम, एवोमेजम, रूमेन और रेटिकुलम। तो जो रूमेन का जो भाग का जो डेवलपमेंट है वो जो है 15 से 20 दिन की अवस्था में शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में इनको जो है हल्की कोमल घास हम खिलाना शुरू करें। हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि जितनी कोमल से कोमल घास हो वो उनको डालें, खिलाया जा सकेगा। जी। और चलते चलते एक प्रश्न हम दिनेश जी से भी कर लेते हैं। दिनेश जी, संक्षेप में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लागत कम करने के लिए आप कौन कौन से उपाय अपनाते हैं? लागत कम के लिए जैविक खेती करें, उसके जैविक गोबर का खाद बनाएं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कीटनाशक निबोली से, सीताफल के पत्तों से, मही से बनाएं। ये किसानों, दूसरी चीज़ ये खेती में जो आप डोरी, साइकिल से डोरी चलाएं आप, तो उससे काफ़ी लागत कम होगी। और एक प्रश्न मैं डॉक्टर पी.के. शर्मा जी से पूछूं, नवजात शिशु के लिए जो आपने कहा, अधिकतर हमारे किसान भाई कहते हैं कि नवजात शिशु में पटेर पड़ जाती है, तो उसकी सावधानी के लिए डॉक्टर पी.के. शर्मा साहब बताएं कि उसके लिए हम किसान भाई क्या करें? जो नवजात शिशु को पटेर वगैरह पड़ जाती है, पेट में जिन्हें कीड़े कहते हैं, उसके लिए उसकी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम संक्षेप में चाहेंगे कि आप इसका उत्तर नहीं दें। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी प्रश्न आपने पूछा है। और इसके लिए क्या है कि जैसे ही हमारी 15 दिन की अवस्था हमारे शिशु की, नवजात की, चाहे वो बछिया हो, बछड़ा हो, है ना, पाड़ा पाड़ी हो, ये इनको जो है
कृमिनाशक दवा जो है एल्बेंडाजॉल के नाम से आती है, इसको शरीर भार के अनुसार मतलब 15 से 20 ml की मात्रा जो है प्रति माह जो है इसको दी जाती है। इससे जो है उसके पठारों की समस्या जो है पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। और कई बार क्या होता है, हमारे जो नवजात होते हैं उनकी लिकिंग चाटने की आदत होती है, छोटे बछड़ा बछड़ी की हर वस्तु को वो जो है सुतली है या गिरमा है या नीचे जमीन को ही चाटने लगते हैं। तो इसमें जाने अनजाने में कई जो है बैक्टीरिया जो है शरीर के अंदर जो है चले जाते हैं, उनसे दस्त की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इससे बचने के लिए उनको जो है आप कृमिनाशक दवाएं आप दें और अपने पास में जो है पशु चिकित्सक की सलाह से आप दस्तावरोधक जो गोलियां हैं जी बिल्कुल या उसकी डॉक्टर दवा साहब, है आपने वो पास में बहुत रखें। महत्वपूर्ण बात तो बताई दिनेश जी। हम उम्मीद उसका करते जो हैं कि आपको डिहाइड्रेशन है शरीर में आपके पानी की प्रश्न कमी का नहीं जवाब होगी। मिल गया होगा। तो अंत में हम डॉक्टर गर्ग साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। साथ में सतीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आप सभी ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी। और साथ ही हम हमारे कृषक भाइयों और पशुपालक भाइयों का भी धन्यवाद देते हैं, वे भी हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के चौपाल का यह अंक यहीं तक था। हम आपसे फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।